चीन अमेरिका और ताइवान को धमकी दे रहा है, लेकिन क्या चीन वास्तव में युद्ध में जाएगा एक नाम के लिए? चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स ने पिछले हफ्ते बताया कि बाइडेन प्रशासन ताइवान को वाशिंगटन में अपने प्रतिनिधि कार्यालय का नाम बदलने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है ताकि ताइवान शब्द शामिल किया जा सके। जवाब में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ताइवान और शायद अमेरिका पर हमला करने की धमकी दी। चिंता मत करो, ये समझ में आता है मूर्खतापूर्ण तरीके से। अमेरिका और ताइवान के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है। 1979 के बाद से ऐसा ही है, जब अमेरिका ने चीन गणराज्य उर्फ ताइवान को मान्यता देने से चीन के जनवादी गणराज्य को चीन की सच्ची सरकार के रूप में मान्यता देने के लिए स्विच किया। और अगर आप सोच रहे हैं तो सिर्फ दो चीन क्यों नहीं हो सकते, दो कोरिया है, दो कांगो है। 1970 के दशक में इसका उत्तर यह था कि दोनों चीन अनिवार्य रूप से एक ही क्षेत्र पर दावा कर रहे थे, जिसमें मुख्य भूमि चीन और ताइवान दोनों शामिल थे, और इस बात पर जोर दे रहे थे कि वे पूरे चीन की सच्ची सरकार है, इसे हाईलैंडर की तरह समझे। वहाँ केवल एक हो सकता है। साथ ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जाहिर तौर पर कुर्गन है, लेकिन जबकि पीआरसी और आरओसी दोनों ने एक बार सच्चे चीन होने का दावा किया था, अब आरओसी के लिए ऐसा नहीं है, जो अब ज्यादातर ताइवान के पास जाता है। वर्तमान ताइवान सरकार ने कमोबेश पूरे मुख्य भूमि चीन पर अपना दावा छोड़ दिया है। वे ताइवान के रूप में बाकी दुनिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं। समस्या यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा होने से रोकने के लिए कुछ भी करेगी, जिसमें युद्ध में जाने की धमकी देना भी शामिल है। इसलिए अधिकांश देशों के ताइवान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन उनके अनौपचारिक राजनयिक संबंध हैं, जिनमें अनौपचारिक दूतावास भी शामिल हैं। उन्हें इन अनौपचारिक दूतावासों की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि ताइवान अपनी सरकार और सीमाओं के साथ एक संप्रभु देश है। इसलिए अन्य देशों को यात्रा वीजा जैसी चीजों से निपटने के लिए एक तरीके की जरूरत है। ताइवान में अनौपचारिक अमेरिकी दूतावास को ताइवान में अमेरिकी संस्थान कहा जाता है। अमेरिका में अनौपचारिक ताइवानी दूतावास को ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि कार्यालय कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि ये एक और है, तो इसे उत्तरी अमेरिकी मामलों के लिए समन्वय परिषद कहा जाता था, जो सिर्फ भ्रमित करने वाला था। तो अनौपचारिक दूतावास का नाम ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि कार्यालय से ताइवान प्रतिनिधि कार्यालय में बदलने में क्या बड़ी बात है? ये एक बदलाव है जिसे बिडेन प्रशासन के भीतर समर्थन प्राप्त है, जिसमें बिडेन के एशिया सीजर कर्ट कैंपबेल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य और विदेश विभाग शामिल हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इससे नफरत करती है। नाम से आर्थिक और सांस्कृतिक भाग लेने का तात्पर्य है कि प्रतिनिधि कार्यालय भी राजनीतिक रूप से ताइवान का प्रतिनिधित्व करता है, और कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि अन्य देश ताइवान के साथ व्यवहार करते समय आधिकारिक तौर पर ताइवान शब्द का इस्तेमाल करें। दरअसल चीनी शासन अपने अनौपचारिक ताइवानी दूतावासों से ताइवान शब्द को हटाने के लिए देशों पर दबाव बना रहा है। 2017 और 2019 के बीच नाइजीरिया, जॉर्डन और इक्वाडोर सहित राजनयिक मान्यता के बिना देशों में ताइपे के साथ मिशनों में बीजिंग के दबाव में उनके मेजबान देशों द्वारा ताइवान या चीन गणराज्य को उनके नामों से जबरन हटा दिया गया था। इस दर पर मुझे आश्चर्य है कि चीनी शासन पागल नहीं हुआ है, क्योंकि इस वेबसाइट का यूआरएल taiwandutawas.org है। संभावित नाम परिवर्तन के बारे में हालांकि यह पागल हो गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार चीन ने इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर अमेरिका को गंभीर अभ्यावेदन दर्ज कराया है, और मेरा पसंदीदा सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स आगे बढ़ गया है और दूर, क्योंकि यह कम्युनिस्ट पार्टी का भौंकने वाला रूटवीलर है। ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय जारी करते हुए कहा कि चीन अमेरिका और ताइवान द्वीप को एक वास्तविक सबक सिखाएगा। यह ताइवान के प्रतिनिधि कार्यालय का नाम बदलने की कोशिश करता है,
क्योंकि अमेरिका अपनी एक चीन नीति को छोड़ रहा है और ताइवान की स्वतंत्रता को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये कहता है कि यदि अमेरिका और ताइवान नाम परिवर्तन के साथ जाते हैं तो चीन को अमेरिका से अपने राजदूत को वापस बुलाना होगा, क्योंकि अगर अमेरिका को नहीं रुका गया तो हमें राजधानी शहरों के एक बैच में और अधिकता ईवा प्रतिनिधि कार्यालयों के उभरने की संभावना का सामना करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से केवल एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की लाल रेखाओं में से एक को छूता है। इसलिए उन्हें गंभीर आर्थिक और सैन्य उपाय करने होंगे। लेख तब आर्थिक प्रतिबंधों और यहाँ तक कि ताइवान के खिलाफ नाकेबंदी की धमकी देता है और ये भी कहता है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को ताइवान के हवाई क्षेत्र के ऊपर सीधे लड़ाकू जेट उड़ाने चाहिए ताकि इसे अपना दावा किया जा सके। एक कदम ग्लोबल टाइम्स कहता है, मुख्य भूमि को जल्दी या बाद में लेना चाहिए। अब कोई भी समय उतना ही अच्छा है, क्योंकि ताइवान वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर वे ऐसा करते हैं तो चीनी शासन हमला करेगा। ग्लोबल टाइम्स के लेख में आगे कहा गया है कि चीनी शासन अमेरिका और ताइवान के साथ युद्ध में जाने से नहीं डरता, और क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका और ताइवान पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को ताइवान जल मध्य में उन्हें पानी से बाहर निकालने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। फिर अब आप सोच सकते हैं कि चीनी शासन एक नाम परिवर्तन पर युद्ध करने जा रहा है। यह उतना ही गूंगा है जितना कि एक पार्टी पर युद्ध करने के लिए या जेनकिंस नाम के एक लड़के का कान काट देना, जो दोनों हुआ। लेकिन बात सिर्फ नाम बदलने की नहीं है, यह ताइवान के लिए अमेरिका के समर्थन के बारे में है। ग्लोबल टाइम्स की नजर में नाम परिवर्तन ताइवान में अमेरिकी सैनिकों के होने की दिशा में पहला कदम है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी पिछले हफ्ते मैरीलैंड में अमेरिका और ताइवान के अधिकारियों के बीच हुई एक गुप्त बैठक से नाराज है। इसे स्पेशल चैनल के नाम से जाना जाता है। ताइवान के अधिकारियों में विदेश मंत्री जोसेफ वू भी शामिल थे। दया नहीं ख्याल है, लेकिन इसे बीजिंग का विरोध करने से बचने के लिए पारंपरिक रूप से लपेटे में रखा गया है और ये पहली बार है जब बाइडेन प्रशासन ने ताइवान के साथ उच्च स्तरीय व्यक्तिगत रूप से बातचीत की मेजबानी की है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बैठक को फाइनेंशियल टाइम्स को लीक कर दिया है, जिसका अर्थ है कि अगर यह बैठक बीजिंग का विरोध करती है तो उन्हें परवाह नहीं है। हम ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर ने अनौपचारिक दूतावास का नाम बदलने के लिए ताइवान प्रतिनिधि कार्यालय का नाम बदल रही है। जब लोग ताइवान को सी शब्द देश कहते हैं तो पार्टी इससे नफरत करती है, लेकिन वे ताइवान शब्द से भी नफरत करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि ताइवान एक ऐसा देश है जिसकी चीन के साथ बराबरी है। यही कारण है कि ग्लोबल टाइम्स का वह लेख इसके बजाय इसे ताइवान द्वीप कहता रहा। चीनी शासन वास्तव में उस ओरवेलियन भाषा के हेरफेर पर चलता है। यही कारण है कि ताइवान को ओलंपिक में चीनी ताइपे के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी है। लेकिन ताइवान के प्रतिनिधि कार्यालय को लेकर यह ताजा बवाल वास्तव में अमेरिका से शुरू नहीं हुआ था। इस बाल्टिक संकट मोचक लिथुआनिया से हुई थी। अपने श्रेय के लिए 3 मिलियन लोगों का देश लिथुआनिया ताइवान सहित कई मुद्दों पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने खड़ा रहा है। जुलाई में वापस लिथुआनिया और ताइवान ने घोषणा की कि वे एक दूसरे के देशों उर्फ अनौपचारिक दूतावासों में राजनयिक सुविधाएं खोलेंगे। ताइवान को लिथुआनिया में ताइवानी प्रतिनिधि कार्यालय कहा जाएगा। उन्होंने कहा, ताइवान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इससे नफरत करती है। उन्होंने लिथुआनिया को राजनीतिक और आर्थिक रूप से दंडित करने की कोशिश करके जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने लिथुआनिया में चीनी राजदूत को वापस बुलाया और उन्होंने लिथुआनिया के साथ व्यापार बंद कर दिया। लेकिन इस बदमाशी के सामने लिथुआनिया पीछे नहीं हटे। दरअसल लिथुआनिया ने चीन में अपने ही राजदूत को वापस बुला लिया और यूरोपीय संघ से चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का आग्रह कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, चीनी शासन ने कई देशों पर अपने ताइवान प्रतिनिधि कार्यालयों का नाम बदलने के लिए दबाव डाला है और वे सिर्फ बदमाशी करने वाले देश नहीं हैं। चीनी अधिकारी संयुक्त राष्ट्र में अपने पदों का उपयोग दुनिया भर के संगठनों को ताइवान का नाम बदलने के लिए मजबूर करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कोलोराडो हाई स्कूल को भी निशाना बनाया है। चीन गैर सरकारी संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र समिति में बैठता है, जो संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में भाग लेने के लिए बड़े
और छोटे समूहों को अधिकृत करता है। चीनी अधिकारी किसी भी संदर्भ की तलाश करते हैं जो उन समूहों ने कभी ताइवान के लिए किए हैं, उदाहरण के लिए अपनी वेबसाइट पर, और यदि यह ताइवान चीन का प्रांत नहीं कहता है तो वे तब तक आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं जब तक कि समूह इसे ठीक नहीं कर देता। अधिकांश समूह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे संयुक्त राष्ट्र में जाने में सक्षम होना चाहते हैं और क्योंकि वे शायद सोचते हैं कि यह सिर्फ कुछ नौकरशाही प्रशासनिक चीज है जो मायने नहीं रखती। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र में एक नौकरशाही प्रशासनिक चीज को बदलना एक तरीका है जिससे चीनी शासन हांगकांग को अंग्रेजों से छीनने में सक्षम था। इस बारे में मैंने 2017 से इस कड़ी में बात की थी। वैसे भी चीनी शासन को निशाना बनाने के लिए कोई भी समूह बहुत छोटा नहीं है। वे ताइवान साइकिल एसोसिएशन नामक समूह के साथ काम करने के लिए वर्ल्ड साइकिल इंडस्ट्री एसोसिएशन के पीछे भी गए। यह मुझे पिछले साल की याद दिलाता है जब चीन ने एक बर्ड वॉचिंग संगठन पर ताइवान के बर्ड वॉचिंग समूह के साथ संबंध काटने के लिए दबाव डाला था। देखें बूगी बॉर्डर्स, आप आगे हैं। अरे याद है 2018 में जब चीन ने स्पष्ट रूप से ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं कहने के लिए एयरलाइंस को धमकी दी थी। उसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक स्थानीय परिषद ने एक मछली पर चीनी शब्द ताइवान के साथ ताइवान के झंडे के रंगों में लिखा था। एक सार्वजनिक कला परियोजना के हिस्से के रूप में ताइवान की मछली को 2 ताइवानी ऑस्ट्रेलियाई बच्चों द्वारा चित्रित किया गया था। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों को चीन को नाराज करने से इतना डरा दिया है कि वे एक चित्रित मछली को सेंसर कर देंगे। वापसी पर स्वागत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया को ताइवान को चीन के प्रांत के रूप में संदर्भित करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही है। संप्रभु देश के बजाय ये वास्तव में है। ये एक दिलचस्प दार्शनिक प्रश्न है। यदि कोई ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है तो क्या ये अभी भी मौजूद है? कुछ लोगों का तर्क है कि ताइवान के अनौपचारिक दूतावास का नाम बदलना इसके लायक नहीं है। यूएस थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का तर्क है कि ये एक गलती है। अन्य बातों के अलावा वे कहते हैं कि ये उपयोगी नहीं है क्योंकि ये विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक इशारा है और प्रतीकात्मक मुद्दों पर ऊर्जा खर्च करने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान को एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में काम करना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर सहयोग करना चाहिए और ताइवान जलन मरुमध्य में प्रतिरोध में सुधार करना चाहिए। बेशक अमेरिका और ताइवान को उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सभी कम्युनिस्ट शासनों की तरह भाषा का प्रयोग प्रतीकवाद के रूप में नहीं करती है। ये शक्ति और नियंत्रण हासिल करने के लिए भाषा को एक बहुत ही वास्तविक तरीके के रूप में उपयोग करता है, ये सुनिश्चित करके कि कोई ताइवान को एक देश न कहे। वे लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यह कोई देश नहीं है। पार्टी ताइवान पर दावा करने और उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी अभी तक एक आक्रमण के माध्यम से ताइवान के अस्तित्व को नहीं मिटा सकती। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ताइवान और बाकी दुनिया के खिलाफ चीनी शासन के राजनीतिक युद्ध का हिस्सा है। कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान का मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है और अन्य देशों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि यह ताइवान का बचाव करने लायक नहीं है। ग्लोबल टाइम्स के जिस लेख के बारे में मैंने पहले बात की थी है खड़ा होना और वापस लड़ना। क्या होगा यदि अन्य देश अपने ब्लूप्रिंट का पालन करना शुरू कर दें? ताइवान के अनौपचारिक दूतावास का नाम बदलना ताइवान प्रतिनिधि कार्यालय दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता के मौखिक समकक्ष है। एस वेंचुरा स्थानीय लोगों से पूछता है, जातीय रूप से चीनी लोगों के प्रति अनजाने में अधिक पूर्वाग्रह के बिना कोई व्यक्ति सीसीपी की बुराइयों को कैसे ठीक से पहचान सकता है? खैर, एस लोगों, लेकिन अगर आप सशुल्क ग्राहक बन जाते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त फायदे मिलते हैं, जैसे कि हमें अपने लोकल्स की विशेष लाइव स्ट्रीम में आपके सवालों का जवाब देना। मैंने शुक्रवार को वहां अपना पहला लाइव स्ट्रीम किया। यदि आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो इसे chinauncensored.locals.com पर देखें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं।
चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।